हाय गाइस, तो कहाँ से शुरू करूँ सीएसके की तारीफ़। मतलब 4 मैचेस में 3 मैचेस हम लोग हार चुके हैं। सिर्फ एक जीत है और बाकी टीमें इतनी ख़राब खेली हैं, इसी की बदौलत हम लोग लास्ट पोजीशन पे नहीं है। वरना हम तो डिज़र्व करते हैं लास्ट पोजीशन पे। जिस तरीके का खेल हम लोग खेल रहे हैं, तो बात करेंगे क्या हुआ इस मैच में, क्या गुजरा और क्या कहाँ प्रॉब्लम थी सीएसके के स्क्वाड में, और मैंने क्या बताया था इस मैच से पहले, सब कुछ मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो प्लीज़, इम्पॉर्टेंट वीडियो है सभी सीएसके फैंस के लिए कि उन्हें लूप होल्स पता हूँ सीएसके के। तो प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको क्लियरिटी मिलेगी कि भाई गलतियाँ हो कहाँ रही हैं और क्या इंप्रूव कर सकती है सीएसके। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। धोनी के रिटायरमेंट से भी थोड़ी खबरें हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, तो आप वो तो ज़रूर नहीं मिस करना चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले, अगर आपको टॉस प्रिडिक्शन, मैच प्रिडिक्शन, इन सब में आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको जानना है कि कौन जीतेगा, तो प्लीज़ जाइए। राघव क्रिकेट एनालिस्ट का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे जाइए, आप इनसे कांटेक्ट करिए। ये आपको मतलब सब कुछ सही सही बताएंगे, एकदम सटीक जानकारियाँ देंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि भाई मैं खुद इनसे प्रिडिक्शन लेता हूँ और इनके ऊपर मुझे इतना विश्वास क्यों, क्योंकि भाई इनकी जो टीम है, मतलब वो पूरा मतलब एनालाइज करती है पूरे आईपीएल को, सारी टीम्स को एनालाइज करती है कि कैसे क्या मतलब चल रहा है टीम में, कैसे खेल रही हैं टीम्स। उसके बाद ये मतलब पूरा कंक्लूड करते हैं, उसके बाद ये प्रिडिक्शन करते हैं कि कौन सी टीम जीतने वाली है। तो जाइए, राघव क्रिकेट एनालिस्ट को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। और टेलीग्राम अगर आपको ज्वाइन करना, तो आपको ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है चैनल का नाम, वो डालिए, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आपको ऐसी कंटेंट आपको मिलता रहेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बस, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो बात करते हैं, डे गेम था, मैंने पहले भी बताया था कि भाई टॉस जीतो तो पहले बैटिंग करो। तो दिल्ली ने टॉस जीता, बैटिंग करी और अच्छी बैटिंग भी करी, लेकिन हमारी बॉलिंग ने जो हेल्प किया है, हमारी फील्डिंग ने जो हेल्प किया है, हमारी कैप्टेंसी ने जो हेल्प किया है, उसके बारे में बात करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं हमारी फील्डिंग के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो 10-20 रन दिए होंगे, और कम से कम देखा जाए तो कम से कम 7-8 रन तो दिए होंगे। तो इसके बीच आप एग्रीगेट लगा सकते हैं कि कितने रन हमने मिस फील्ड या फिर कैच ड्रॉप ही एक मुकेश चौधरी ने किया था। तो बहुत सारे रन हम लोग स्लॉपी हैं फील्ड में, इसको चेंज करना हो बहुत जल्द से जल्द, तभी मतलब हम लोग टाइट, मतलब 10 रन तो कम से कम रोक ही सकते हैं, जो कि स्कोर बोर्ड प्रेशर तो हमारे ऊपर नहीं आएगा अगर ऐसा करते हैं। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ा कैप्टेंसी की, और उसी में हम लोग बॉलिंग को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो कैप्टेंसी की शुरुआत हम लोग करते हैं पहले तो सिलेक्शन से। तो इतने सारे स्पिनर्स की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे बॉलर्स की ज़रूरत नहीं है, 6-6 बॉलर्स की क्या ही ज़रूरत है जब आप सबका कोटा ही नहीं पूरा करवा पा रहे हैं। ना अश्विन का हुआ, ना नूर का हुआ, ना जडेजा का हुआ, किसी ने अपने पूरे ओवर्स नहीं करे। और दूसरी तरफ वहीं मुकेश चौधरी की अगर हम लोग बात करें तो बताइए, उन्होंने अपने पूरे ओवर्स कर दिए, उन्होंने 4 ओवर्स में 50 रन दे दिए, उसके बाद भी पूरे ओवर्स कर रहे हैं। तो भाई मतलब मेरे समझ के परे है कि भाई स्पिनर्स आप चिपॉक में खिला रहे हैं, डे गेम है, स्पिन हो रहा है, सब कुछ है, उसके बाद स्पिनर्स अपने पूरे ओवर्स नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ मुकेश चौधरी मार खा रहे हैं, वो 4 ओवर्स पूरे अपने करके जा रहे हैं और 50 रन भी दे रहे हैं। तो ये भाई कैप्टेंसी में ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ से। एक चीज़ जो ज़्यादा मैंने नोटिस करी वो ये थी कि मतलब मैचअप से ज़्यादा डिपेंड हो रहे थे कि भाई लेफ्ट हैंडेड और बैट्समैन अगर आया है तो अश्विन को ही बॉलिंग देंगे, राइट हैंडेड अगर आया तो भाई रविंद्र जडेजा को बॉलिंग देंगे। मतलब बहुत मतलब ये फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा था कि मैचेस पे ज़्यादा वो डिपेंड कर रहे थे। उनको मेरे हिसाब से अनऑर्थोडॉक्स कैप्टेंसी करनी होगी, जैसा एम एस धोनी करते थे कि कहीं पे भी कोई डिसीजन ले लेते थे और वो वर्क कर जाता था, और काफ़ी मतलब इंस्टिंक्टिव डिसीजन होता था, ना कि स्टैट्स या फिर मैचेस वो डिपेंड करते थे। इंस्टिंक्ट के साथ जाते थे और वो कामयाब भी होते थे। तो कुछ उसी तरीके से मुझे लगता है ऋतुराज गायकवाड़ को अडाप्ट करना होगा, तभी मेरे हिसाब से कुछ कमबैक हो सकता है कैप्टेंसी में। तभी मेरे हिसाब से ये जो बॉलिंग का ब्लंडर है वो सॉल्व हो सकता है। उसके पहले तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि कुछ होने भी वाला है। बाकी अगर मैं ओवरऑल बॉलिंग की अगर बात करूँ तो मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार बॉलिंग करी है सीएसके ने। सिर्फ नूर का दिन नहीं था और मुकेश चौधरी ने 4 ओवर में 50 रन दिए, वो तो आपको पता ही होगा। तो अगर इन दोनों को अगर हम लोग साइड लाइन करें, इन दोनों को अगर बॉलिंग लाइनअप से हटाने की बात, ये मैं नहीं कह रहा कि भाई नूर को बाहर कर दूँ, मैं
ऐसा कह रहा हूँ कि अगर इन दोनों को नेगलेक्ट करके अगर हम लोग देखें सीएसके की बॉलिंग, तो मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार थी। मतलब एक खुश होने का ये मोमेंट है कि हमारी बॉलिंग तो अच्छी खासी चल रही है। अगर एक दो प्लेयर्स और क्लिक करते तो हम लोग एक बॉलिंग यूनिट एक और मजबूत बन के आ सकती है, जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिवली लेना भी चाहिए हमें। फिर चाहे मथीसा पत्राना का डेथ ओवर्स में बॉलिंग करना हो, खलील अहमद का बॉलिंग करना हो, जडेजा भी ठीक ठाक ही थे, अश्विन भी ठीक ठाक ही थे। तो ओवरऑल बॉलिंग मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार हो चुकी है सीएसके की। फिर हम लोग बात करते हैं अपने बैटिंग की। तो भाई कॉनवे आए थे वापस, काफ़ी सारी उम्मीदें थी। तो फिर मतलब आप ये पैटर्न देख रहे होंगे कि भाई जब माफ़ कीजिए, जब त्रिपाठी नहीं चल रहे थे तो रचिन चल रहे थे। जब त्रिपाठी चले एक मैच में तो रचिन जल्दी आउट हो गए। फिर इसमें कॉनवे आए तो भाई फिर इसमें रचिन आउट हो गए जल्दी। तो मतलब कुछ क्लिक नहीं कर रहा है। और देखा जाए तो एक हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ को रोज़ ओपनिंग ही आना पड़ता है, क्योंकि पहले ओवर में तो विकेट गिरना इनएविटेबल है, मतलब गिरना ही गिरना है पहले ओवर में विकेट। और मतलब इसमें चलो नहीं गिरा मान सकते हैं, दूसरे ओवर में गिरा, लेकिन गिर तो गया। तो एक हिसाब से ओपनिंग ही आ रही है ऋतुराज गायकवाड़। तो क्यों ना ऐसा करें कि भाई अपनी जगह ओपनिंग पे ही फिक्स कर लें भाई। मतलब कितने सारे लोगों की डिमांड है, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़। तो टीम सिलेक्शन की हम लोग पहले बात करें, फिर बैटिंग अप्रोच की बात करेंगे, या फिर पहले बैटिंग अप्रोच की बात कर लेते हैं। तो एक विकेट गिरा नहीं कि भाई इतने कंजर्वेटिव मोड में आ गए, ऐसा लग रहा था कि हमारा कोलैप्स ही हो गया है पूरा। एक विकेट तो भाई पहले ओवर में दिल्ली कैपिटल्स का भी गिरा था, लेकिन इतना वो धीमा नहीं खेले थे जितना ये लोग धीमा खेलने लगे। तो मतलब ये देखकर मेरा पूरा मूड ही ख़राब हो गया कि भाई इतना स्लो क्यों खेलना है। हम लोग मतलब पावर प्ले में ये मैच हार चुके थे, हार मान ली थी एक हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि उसके बाद तो मुझे कोई इंटेंट ही नहीं दिखाई दी, कोई ऐसा लगा था कोई ट्राई ही नहीं कर रहा मैच जीतने का। फिर आते हैं शिवम दुबे से काफ़ी उम्मीदें थी, तो वो आते हैं, सिंगल लेंगे, डबल लेंगे, एक छक्का मार के फिर चलो हो गया उनका काम, आउट हो गया। फिर आते हैं हमारे विजय शंकर। भाई मतलब मत खेलिए, मैं तो आपसे यही कहूँगा। क्या खेला है विजय शंकर ने, मतलब पूरा आप कह सकते हैं 50% क्रेडिट आप दे सकते हैं विजय शंकर को इस मैच की हार का। जिस तरीके से उन्होंने इस पारी को खेला है, अगर 20-25 रन एक्स्ट्रा बना देते इतनी सारी गेंदें खेल कर, तो भी हम लोग ये मैच जीत जाते आसानी से। तो मतलब क्या ही बताऊं भाई, इनसे मुझे उम्मीदें थी, क्योंकि पहले मैच प्रॉमिसिंग लगे थे, एक छक्का लगाया था तो मुझे लगा था कि भाई फॉर्म में है। लेकिन फिर जिस तरीके का स्ट्रगल उन्होंने दिखाया है इस मैच में, इस पारी में, मैं तो भाई सारा जो विश्वास है मेरा इनके ऊपर से उठ गया है। और बस मैं जल्दी जल्दी इनको बाहर चाहता हूँ अपनी टीम से। फिर हम लोग बात करें जडेजा, तो जडेजा आज वो भी नहीं कर पाए जो पिछले मैच में किया था, जो रगड़ वगड़ के किया था वो भी नहीं कर पाए इस मैच में। धोनी की बात करें तो भाई धोनी पे क्या ही ब्लेम करें, जब हमारा टॉप ऑर्डर ही नहीं परफॉर्म कर रहा है, विजय शंकर इतनी सारी गेंदें पी रहे हैं, तो धोनी क्या ही कर सकते हैं। जो धोनी से हो सका वो धोनी ने किया। मतलब हम लोग क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। 26 गेंदें खेल के 30 रन ही बनाए, 26 पे अगर 40 भी बनाते तो हम लोग और करीब पहुँच सकते थे। लेकिन धोनी को क्रिटिसाइज़ करना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी होगी। ब्लेम करना है तो भाई टॉप ऑर्डर को करो, मिडिल ऑर्डर को करो, क्योंकि मैच तो हम लोग वैसे ही हार मान लेते। जैसे हमारे 3 बैटर्स आउट हुए थे, रचिन रविंद्र, डेवन कॉनवे और क्या नाम है, ऋतुराज गायकवाड़, हम लोग तभी हार मान चुके थे, क्योंकि उसके बाद तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि सीएसके ट्राई भी करी थी जीतने का। तो ये मतलब माइंडसेट मुझे लगता है दूर करना होगा सीएसके को। अभी भी मैं कहूँगा देर नहीं हुई है, अभी सिर्फ 4 मैचेस हुए हैं, आपके पास 10 मैचेस बचे हैं, 10 में आपको 7-8 मैचेस आपको जीतने हैं। तो अगर अभी आप हम लोग कमबैक की राह पर अगर अभी आ जाते हैं तो भाई अब भी हम लोग कमबैक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन कमबैक करने के लिए कुछ बड़े चेंजेस, बड़े ट्विक्स की ज़रूरत है। बड़े क्या, मैं आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो ये पूरी प्लेइंग 11 आप सेम रखिए। सिर्फ इसमें अगर आपको चेंजेस करने ही हैं तो आप क्या करें कि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन आप खिलाएं अश्विन की जगह, अश्विन या फिर जडेजा, दोनों में से कोई किसी एक की जगह। तो जडेजा अश्विन में अगर मुझे चूज़ करना होगा तो मैं जडेजा को चूज़ करूंगा और अश्विन को ड्रॉप करूंगा। अश्विन को अगर मैं ड्रॉप करूँ तो एक बैट्समैन मैं एक्स्ट्रा खिलाऊंगा, और मैं कहाँ खिलाऊंगा उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन पहले आप ये मान के चलिए कि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना है, और कहाँ खिलाना है पहले अब हम लोग उसकी बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से मिडिल ऑर्डर में वंश वेदू को शामिल करना होगा, जो कि एक फायर पावर प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मिडल ओवर में अगर हम लोग देखें तो शिवम दुबे के अलावा ऐसा कोई मुझे पावर हिटर दिखाई नहीं देता जो कि मतलब 30 गेंदों पे 70 रन बना सके। तो वंश वेदी को अगर हम लोग ग्रूम करते हैं अभी से तो वो एक बैट्समैन हो सकते हैं मेरे हिसाब से। तो अगर अश्विन को हम लोग ड्रॉप करते हैं तो वंश वेदी को शामिल करना चाहिए। और हाँ, मुकेश चौधरी की जगह अंशुल कंबोज को शामिल कर सकते हैं, जो कि राइट हैंडेड बॉलिंग करते हैं और हर जगह बॉलिंग कर सकते हैं, वर्सटाइल है, डेथ में, मिडिल में, शुरुआत में, तो उनको शामिल करना होगा मेरे हिसाब से। ये 2 चेंजेस अगर करते हैं तो मुझे लगता
लगता है सीएसके की टीम बैलेंस्ड होगी। और बाकी मेरे हिसाब से पूरी प्लेइंग 11 सेम रखनी चाहिए, विश्वास दिखाना चाहिए अभी भी शंकर के ऊपर कि वो मतलब कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें वंश वेदी की, जैसे कि मैंने अभी बात करी, लेकिन फिर मैं आपको रोल एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि अश्विन की जगह मैंने क्यों शामिल किया है। तो जैसे कि मैंने बताया 5 हम लोग प्रॉपर बॉलर के साथ जा सकते हैं। अंशुल कंबोज, मथीशा बथराना, खलील अहमद, नूर अहमद, रविंद्र जडेजा, ये 5 हमारे प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस हो गए। और मान लीजिए कहीं ज़रूरत अगर पड़ जाती है, तो मैं बार बार आपसे बताते आ रहा हूँ कि भाई रचिन रविंद्र और विजय शंकर भी बॉलिंग कर सकते हैं, तो 2-3 ओवर्स ये लोग सड़का सकते हैं, मतलब बीच से अगर किसी का दिन अच्छा नहीं जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये अप्रोच होनी चाहिए। पूरी प्लेइंग 11 सेम रखिए, अश्विन को ड्रॉप करिए, वंश वेदी को शामिल करिए, जो कि हमारी बैटिंग लाइनअप को स्ट्रेंथन करेंगे, आके मतलब पावर हिटिंग कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर मुकेश चौधरी की जगह अंशुल कंबोज को शामिल करिए, और मुझे लगता है ये टीम पहले से काफ़ी बेटर आपको दिखाई देने लगेगी। या फिर शेख रशीद को भी अगर हम लोग शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ एक पावर हिटर शामिल हो, इसीलिए मैं वंश वेदी का नाम ले रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से उसके बाद ये टीम सॉल्व हो सकती है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, हम लोग कमबैक की राह पे आ सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अप्रोच होती है सीएसके की। मैं तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। आप अपना कमेंट कर सकते हैं कि आपको कैसी टीम देखनी है, मतलब आप अपने थॉट्स व्यूज़ सब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर बात करें एम एस धोनी की रिटायरमेंट की, तो मतलब बहुत सारी स्पेकुलेशंस थी कि उनके पेरेंट्स आए थे, तो वो उनका आखिरी मैच होगा। चेन्नई में भी मैच था, चेपॉक में भी मैच था, तो आखिरी मैच हो सकता है। मतलब बहुत सारे सवाल थे फैंस के, लेकिन आप ये मान के चलिए तो रिटायरमेंट तो नहीं ले रहे मेरे हिसाब से। ये पूरा सीज़न खेलने वाले हैं, अगले सीज़न का नहीं पता, लेकिन ये पूरा सीज़न खेलने वाले हैं, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, एम एस धोनी खेलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना, तो आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।